चलिए, आप सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोगों को नमस्कार, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और हम लोग शुरू करते हैं। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के इस अद्भुत अभ्युदय योजना में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और मैं डॉक्टर आर के उपाध्याय आज इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए और इस कड़ी को इस कड़ी में एक आयाम और जोड़ते हुए और आज इसको हम लोग समापन करेंगे मॉडर्न रिनेसां को। काफ़ी लंबा टॉपिक है और काफ़ी अच्छी तरह से हम लोगों ने इसका स्टडी किया, तो आप लोग ध्यानपूर्वक इसको ध्यान से सुनना। कॉन्सेप्चुअल पार्ट को ज़रूर आप तैयार करना, तथ्यात्मक पार्ट भी याद हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि चिंतन परक टॉपिक है ये। इससे मेंस में भी क्वेश्चन आता है और प्री में भी क्वेश्चन आता है, और इसमें कथन कारण के क्वेश्चन आते हैं और वही बेहद आसान क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आपकी कंसेप्चुअल पकड़ होनी चाहिए, तभी आप कुछ कर पाओगे। इसमें बिना कॉन्सेप्ट के तथ्य जीवित नहीं रहेगा। इसमें हम लोग 3 स्टेप्स में देखने का प्रयास किए, जिसमें आपने देखा कि जो भारतीय पुनर्जागरण है उसका स्वरूप क्या है, उसके स्वरूप के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। उसके कारण के बारे में अध्ययन किया हम लोगों ने कि व्हाट वेयर द फैक्टर्स, यानी कि कारण के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। परिणाम के बारे में अध्ययन किया, यानी कि एक कंसेप्चुअल पार्ट हम लोग एक लेक्चर यानी कि 1.5 घंटे का लिए थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि विभिन्न समाज सुधार जो हो रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में, आप देखोगे तो हिंदू धर्म में समाज सुधार हो रहा है और मुस्लिम धर्म में भी धीरे धीरे जागरूकता आ रही है, क्योंकि ये शासक वर्ग थे, इनमें कम जागरूकता बाद में धीरे धीरे आई। आप और इसके मसीहा आप देखोगे सर सैयद अहमद खां बनते हैं, अलीगढ़ आंदोलन वाले, तो इनमें लेट आती है जागरूकता। सिख धर्म में भी जागरूकता आती है और पारसी धर्म में भी आप देखोगे आंदोलन को हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे, और एक थियोसॉफिकल सोसाइटी को भी हम लोग पढ़ेंगे, जिसे एनी बेसेंट का जुड़ाव होता है, जिससे आप देखते हो कि बसंती देवी का नाम दिया जाता है भारत में, माँ बसंता, यानी कि माँ बसंती का नाम लिया जाता है एनी बेसेंट के लिए। गांधी जी वगैरह इनको इसी नाम से पुकारते थे। तो आज हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट रिलीजन में कैसे धर्म और समाज सुधार आंदोलन हो रहा। उसमें हम लोग पहले आज थोड़ा सा, अभी कल के जो लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने पढ़ा ब्रह्म समाज के बारे में, यानी कि एक तरह से कह लीजिए राजा राम मोहन राय के बारे में, इनके उपलब्धियों के बारे में। फिर रामचंद्र विद्यावागीश के बारे में हम लोगों ने देखा कि ये कैसे संभाले, और फिर इनके मरने के बाद, यानी कि राजा राम मोहन राय के मरने के बाद द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा ये संभाला गया नेतृत्व। फिर देवेंद्र नाथ टैगोर आ गए, फिर इनके द्वारा तत्वबोधिनी पत्रिका और तत्वबोधिनी संस्था की स्थापना कर दी गई। फिर इसे अखिल भारतीय स्वरूप देने का श्रेय आचार्य केशव चंद्र सेन को दिया जाता है। यानी कि आचार्य केशव चंद्र सेन एक बड़े ही, एक तरह से कह लीजिए कि बड़े ही वर्सेटाइल प्रतिभा के धनी थे, और इन्होंने अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान किया और इन्हें आचार्य की पदवी मिली थी। लेकिन मतभेद हो जाने के कारण आप देखोगे आचार्य की पदवी इनकी ले ली गई, और ये भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक बनते हैं। 1865 तक जाते जाते इसमें विभाजन हो जाता है। फिर ये लंदन की यात्रा पर जाते हैं, फिर इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। फिर इन्हीं के प्रयासों से आप देखोगे बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना होती है। इन्हीं के प्रेरणा का रहा कि आत्माराम पांडुरंग के द्वारा बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना हो जाती है। फिर आप देखोगे दक्षिण भारत में दक्षिण भारत में जो है
एक तरह से इन्हीं के प्रयासों से 1864 में आपने देखा कि धरालू नायडू के द्वारा यानी कि वेद समाज की स्थापना हो जाती है, जो बाद में जो है दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज के नाम से संबोधित किया जाता है, और जिसमें एक सक्रिय कार्यकर्ता के बारे में हम लोग पढ़े थे, यानी कि वीरेशलिंगम पुंतलू, जिनको राणा डे जो है दक्षिण भारत का विद्यासागर पुकारते थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर कहे थे। इसके बाद आप देखा कि दादोबा पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा परमहंस मंडली की स्थापना की गई, और एक गोपाल जी हरि देशमुख का नाम हम लोगों ने लिया, लोकहितवादी पत्रिका निकालते थे, प्रभाकर के नाम से पत्रिका यानी कि पत्र निकालते थे, सुभाषित के नाम से निकालते थे, शतपत्री के नाम से इनके पत्रों का कलेक्शन आया, और जाति भेद के नाम से इन्होंने पुस्तक लिखा। और आप देखोगे तो एक गीता तत्व के नाम से इन्होंने भी पुस्तक लिखा, और एक हम लोगों ने यंग बंगाल आंदोलन को पढ़ा, हेनरी विवियन डिरोजियो को। उसके बाद हम लोगों ने अवलोकन किया, यानी कि एक तरह से कह लीजिए कि आर्य समाज का, जो एक तरह से रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। स्वामी दयानंद सरस्वती का अध्ययन किया, जो इनके गुरु हुआ करते थे पूर्णानंद, और एक तरह से मथुरा के आचार्य विरजानंद। फिर आपने देखा कि इन्होंने अपने विचारों का प्रचार प्रसार सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के माध्यम से किया, जो हिंदी में लिखी गई। लेकिन बाद में स्वामी जी का देहांत हो जाता, और बाद में विचार इनके जो है एक तरह से कह लीजिए दो भागों में बढ़ जाता आर्य समाज, और इसमें एक लाला हंसराज की विचारधारा, और एक जो विचारधारा है स्वामी श्रद्धानंद या लाला मुंशीराम की विचारधारा। इस तरह से हम लोगों ने आर्य समाज को भी अध्ययन किया। आर्य समाज का रुख जो है थोड़ा रिवाइवलिस्ट रहा, पुनरुत्थानवादी स्वरूप के रूप में रहा। आज जो हम लोगों का पाठ्यक्रम है, आज जो हम लोग अध्ययन करना चाह रहे हैं, वो एक तो हम लोग रामकृष्ण मठ और मिशन का अध्ययन करेंगे। स्वामी विवेकानंद जो आपके प्रेरणा के स्रोत हैं, ऊर्जा के स्रोत हैं, और जिनके याद में युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को, और काफ़ी एक तरह से कहा जाता है ना कि उत्तिष्ठत जागृत उत्तिष्ठत वारान्निबोधत, यानी कि उठो जागो, और जब तक मंजिल न मिल जाए, लक्ष्य न मिले, चलते रहो, चरैवती चरैवती, यानी कि एक तरह से मंजिल जब तक न मिले, और मंजिल मिलने के बाद भी नेक्स्ट मंजिल तय करो और चलते रहो, क्योंकि गति ही जीवन का परिचायक। अगर जीवन में गति ना हो, मूवमेंट ना हो, तो सफलता न मिले। यानी कि दुनिया से एक तरह से अलगाव ही हमारे पतन का कारण है, और गति ही हमारे उन्नति की पहचान है। तो स्वामी जी का मानना था कि ईश्वर हर व्यक्ति में है, दरिद्र नारायण की सेवा करना एक तरह से ईश्वर की सेवा करना। तो बड़ा उच्च कोटि का इनमें परिवर्तन आता है जब रामकृष्ण परमहंस से इनकी मुलाकात होती है, और जब शिकागो में स्पीच देते हैं तो पूरे दुनिया में इनके लाइट का प्रकाश पूरे दुनिया में प्रकाशित होता है। तो ऐसे देदीप्यमान, ऐसे स्पिरिचुअल फादर ऑफ मॉडर्न नेशनल मूवमेंट, ऐसे हिंदू नव जागरण के संस्थापक को हम लोग पढ़ेंगे, जो स्वामी विवेकानंद के नाम से फेमस है। और इसके बाद हम लोग थोड़ा सा थियोसॉफिकल समाज के बारे में पढ़ेंगे, और मैडम ब्लेवेटस्की, कर्नल अलकाट और एनी बेसेंट के बारे में पढ़ेंगे, थियोसॉफिकल सोसाइटी। और इसके बाद हम लोग मुस्लिम धर्म में समाज सुधार आज देखेंगे, और सिख धर्म में समाज सुधार देखेंगे, और थोड़ा सा पारसी के बारे में अध्ययन करेंगे। रहनुमाए मजदाए आसन करके जो पारसी का एक बनता है समाज सुधार आंदोलन, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग स्टडी करेंगे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं, यानी कि एक तरह से रामकृष्ण मठ और मिशन। तो विवेकानंद की विचारधारा है, और आप देखोगे तो रामकृष्ण मठ और मिशन, रामकृष्ण मठ
और रामकृष्ण मिशन मिशन। एक चीज हमें ध्यान रखना है, जहां जहां मठ है वहां वहां मिशन। इफ देयर इज नो मठ देयर इज नो मिशन। ये परमहंस के विचारों का प्रचार प्रसार कौन कर रहे हैं? नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ और वीरेश्वर, वीरेश्वर के नाम से इन्हें विभूषित किया गया। ये काशी के विश्वनाथ की विशेष अनुकंपा रही है इनके ऊपर। और नरेंद्र नाथ दत्त का आप स्केच देखोगे तो 1863 से लेकर और 1902 के मध्य, और इनके जो गुरु रहते हैं जो दक्षिणेश्वर के संत के नाम से प्रसिद्ध हैं, उनको जो है एक तरह से रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस। तो रामकृष्ण परमहंस का अगर लाइफ स्केच आप देखोगे तो 1836 से लेकर और 1886 के बीच में इनका जीवन काल रहता है, जो इनके गुरु होते हैं। और इन्हें कहा जाता है दक्षिणेश्वर का संत। दक्षिणेश्वर का संत की उपाधि दी जाती है। दक्षिणेश्वर जो काली का मंदिर था वहाँ के पुजारी थे। और ये जो है नरेंद्र नाथ दत्त, ये आप देखोगे कि खेतड़ी के महाराज हैं अजीत सिंह, उनसे जब इनकी मुलाकात होती है तो ये विवेकानंद के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं। यानी कि प्रारंभिक अगर देखा जाए तो नरेंद्र नाथ दत्त और वीरेश्वर के नाम से प्रसिद्ध रहते हैं। और बाद में इनकी मुलाकात जब खेतड़ी के महाराज से होती है तब ये विवेकानंद हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले इनकी मुलाकात इनके गुरु से होती है। तो विवेकानंद या नरेंद्र नाथ दत्त की जो शिक्षा दीक्षा है वो प्रेसिडेंसी कॉलेज में होती है। और प्रेसिडेंसी कॉलेज आपको मालूम है कि हिंदू कॉलेज का ही ट्रांसफॉर्म रूप है। 1817 में जो राजा राम मोहन राय के द्वारा हिंदू कॉलेज स्थापित हुआ था, वही जो है 1854 में प्रेसिडेंसी कॉलेज के रूप में परिवर्तित हो गया और आज वही प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के रूप में परिवर्तित। यानी कि वहाँ इनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी। तो जाहिर सी बात है कि उसमें परिवेश कैसा दिखाई देगा? उसमें परिवेश थोड़ा ब्रह्म समाजी, यानी कि ईश्वर में आस्था न रखना, एक ईश्वरवादी होना, मूर्ति पूजा का एक तरह से विरोध करना, इस तरह का कुछ कल्चरल परिवेश नरेंद्र नाथ दत्त पर दिखाई दे रहा था। और ये अंदर से बड़ा एक तरह से कह लीजिए कि भटकाव टाइप का था कि कहाँ जाना है, मर्म क्या है। और उस मर्म को ढेर सारी उत्सुकताओं को लेकर और ये 1880-81 के दौर में पहुंचते हैं अपने गुरु परमहंस के पास। और वहां से जो तात्विक ज्ञान उन्हें मिलता है, यानी कि सभी धर्मों का जो सार है, जो सार्वभौम धर्म की इनकी कल्पना है, जो सभी धर्मों की एक रूपता का भाव है, सर्वधर्म संभाव का जो भाव आता है, ब्रदरहुड का जो भाव आता है। क्योंकि सारी नदियां अनेक मार्गों से होकर सागर में आके विलीन हो जाती हैं, ऐसे ही सारे धर्म अनेक मार्ग से होकर उसी ईश्वर में आकर एक रूप हो जाते हैं। यानी कि निर्गुण निराकार दोनों स्वरूप दिखाई देता है। अनुभूति के माध्यम से हम उसे देख सकते हैं। यानी कि दरिद्र नारायण की पूजा करना, यानी कि जब इनके सानिध्य में आते हैं और आप देखोगे कि इनकी मुलाकात जो है 1881 के आसपास इनसे होती है, परमहंस से होती है। और यहाँ से इनका दृष्टिकोण थोड़ा बदलाव लाता है। यानी कि मूर्ति पूजा के विरुद्ध, ईश्वर में आस्था के विरुद्ध, यानी कि इनमें बदलाव एक दृष्टिकोण का आता है। और इन्हें आप देखोगे तो एक तरह से नवजागरण का, हिंदू नवजागरण का संस्थापक भी माना जाता है। संस्थापक भी माना जाता है 19वीं शताब्दी में। और
आधुनिक जो राष्ट्रीय आंदोलन है, आधुनिक राष्ट्रवाद या राष्ट्रीय आंदोलन, आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता माना जाता है। आध्यात्मिक पिता यानी कि ही वॉज स्पिरिचुअल फादर ऑफ मॉडर्न नेशनल मूवमेंट। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि जब ये भाषण देते थे तो जाने अनजाने में नेशनलिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट और रिवोल्यूशनरी पैदा होते थे, लेकिन आज तक अंग्रेजों को ये पता नहीं चल पाया कि इस रिवोल्यूशनरी के पीछे किस स्पिरिचुअल का हाथ। यानी कि उसी समय आप देखो कि एक उदारवाद और उग्र राष्ट्रवाद आगे चलकर आप देखोगे, लाल बाल पाल दत्त घोष, और उससे एक विचारधारा रिएक्ट होके बन रही है रिवोल्यूशनरी स्कूल ऑफ थॉट, जो भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन हो रहा है। उसमें कहीं न कहीं एक इंस्पायरिंग पॉइंट के रूप में स्वामी जी का नाम लिया जा सकता है। जैसे बाल गंगाधर तिलक हैं, उनके जो ओजस्वी भाषण हैं, यानी कि इन लोगों के विचारों के प्रतिक्रिया स्वरूप जो नेशनल मूवमेंट है, उसमें एक्सट्रीमिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, उसमें रिवोल्यूशनरी स्कूल ऑफ थॉट, इन विचारधाराओं का जन्म हो रहा। तो उस रूप में इनको देखना है, स्पिरिचुअल फादर ऑफ। और इनकी अगर हम लोग अध्ययन किया जाए, पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकों का अध्ययन किया जाए, तो इनके जो हैं, जैसे इन्होंने लिखा है, मैं समाजवादी हूं, मैं समाजवादी हूं, मेरे गुरु करके इनकी पुस्तक है। और इनकी पुस्तक है जैसे राजयोग है, कर्म योग है, राजयोग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, इन पर इन्होंने पुस्तक लिखा। इस नाम से इनकी पुस्तक प्रकाशित होती है, मैं समाजवादी हूं, मेरे गुरु, राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग। और इनके ढेर सारे पंपलेट्स हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, और साइक्लोनिक मॉन्क ऑफ इंडिया के नाम से वेस्टर्न लोग इन्हें जानते हैं। यानी कि भारत के तूफानी संत के रूप में इनकी छवि बनी हुई है। यानी कि इनको असेसमेंट करते हैं साइक्लोनिक मॉन्क ऑफ इंडिया, भारत के तूफानी संत, भारत के तूफानी संत के रूप में इन्हें जाना जाता है, साइक्लोनिक मॉन्क ऑफ इंडिया। और इनके द्वारा आप देखोगे तो 1886 में जब गुरु जी की रामकृष्ण में परमहंस जब पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं, तो उसके बाद इनके द्वारा रामकृष्ण मठ की स्थापना की जाती है। यानी कि 1887 में कलकत्ता में रामकृष्ण मठ की स्थापना की जाती है। ये ध्यान रखना आपकी मठ पहले होगा, मिशन बाद में आएगा। यानी कि जैसे कहते हैं ना कश्मीर मिशन, पहले तो रिक्रूटमेंट होगा, पहले तैयार होंगे, पहले प्रचार प्रसार के लिए लोगों को तैयार किया जाएगा, ट्रेंड किया जाएगा, उसके बाद जो है मिशन पर मिशनरीज एक्टिविटीज होगी। तो जब ये अमेरिका से लौट कर आते हैं तब रामकृष्ण मिशन की स्थापना कलकत्ता में होती। तो ये वर्ष हमें विशेष रूप से ध्यान रखना। इसके बाद जो है रामकृष्ण मठ की स्थापना करने के बाद ये भारत भ्रमण पर निकल जाते हैं। यानी कि भारत में ये भ्रमण करते हैं और इसी भ्रमण के सिलसिले में पहुंचते हैं अजमेर, यानी कि उधर पहुंचते हैं राजस्थान के तरफ, और वहीं इनसी मुलाकात होती है। यानी कि सीकर झुंझुनू के इलाके में खेतड़ी के महाराज अजीत सिंह से इनकी मुलाकात होती है, और खेतड़ी के महाराज के द्वारा ही इनको विवेकानंद की टाइटल दी गई। खेतड़ी के महाराज अजीत सिंह के द्वारा इन्हें जो है विवेकानंद की उपाधि मिली, विवेकानंद का टाइटल मिला, और यहीं से इनका मार्ग प्रशस्त होता है विदेश जाने का। यानी कि शिकागो में कॉन्फ्रेंस जाने के लिए काफ़ी जो है
इन्होंने प्रमोट किया खेतड़ी के महाराज ने, और यहीं से आप देखोगे इनको एक इंस्पिरेशन मिलता है। और बिना बुलाए एक तरह से कहते हैं ना, बहुत बड़ा एक कॉन्फ्रेंस था, विश्व की पहली धर्म संसद थी। आप अगर उसके बारे में अध्ययन करो तो 11 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक शिकागो में कॉन्फ्रेंस होता है, और 1893 में 1893 में, ये डेट याद रखना है, और शिकागो कॉन्फ्रेंस में ये भाग लेने चले जाते हैं। शिकागो विश्व धर्म संसद में, ये विश्व की पहली धर्म संसद थी, वहाँ भाग लेने के लिए चले जाते हैं। और 11 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक यहाँ इनका भाषण होता है। और ये जो है मिशिगन झील के पास में ये शहर है, बड़ा फेमस शहर है ये शिकागो नगर, जो अमेरिका का बड़ा फेमस है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना कि विश्व की पहली धर्म संसद में भाग लेने के लिए स्वामी विवेकानंद जाते हैं। पेनिनसुलर नामक जहाज से, पानी के जहाज से इनका वहाँ आगमन होता है और वहाँ जाते हैं। और वहाँ आप देखोगे कि लगभग जो है 3 साल तक वहाँ रहते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। और वहाँ इनको जो है जब इनका संबोधन होता है, यानी कि एक ग्लोबल वैश्विक धर्म के रूप में जब एक तरह से हिंदुइज्म कल्चर को प्रस्तुत करते हैं, भाइयों और बहनों के रूप में जब वहाँ शंखनाद करते हैं, उद्घोष करते हैं अपने फीलिंग्स का, तो एक टच आता है पूरे फीलिंग्स का। यानी कि जो विचार आता है उमड़ कर, वो कहीं भी अन्य जगह देखने को नहीं मिलता। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जब न्यूयॉर्क हेराल्ड नामक पत्र में आप देखोगे एक असेसमेंट किया गया इनके प्रभावशाली भाषण का, उसमें कहा गया कि जो इनका एक प्रभावशाली व्यक्तित्व है, जो प्रभावशाली भाषण को सुनकर, यानी कि न्यूयॉर्क हेराल्ड ने एक बात कहा था कि ये जो आए हुए जितने कंट्री के लोग थे, धर्म पुरोहित थे वहाँ, उनमें सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व था स्वामी विवेकानंद का। और इतना मतलब ज्ञान, इतना वर्सेटाइल टैलेंट के होकर इंडिया से अगर ये आए हैं, तो इंडिया में हम समझ रहे हैं कि मिशनरीज गतिविधियों को भेजना हमारी बेवकूफ़ी होगी। वो जो वहाँ धर्म प्रचार आंदोलन हम लोग चला रहे हैं, धर्म प्रचार के लिए किसी को भेजते हैं, तो वो ये हमारी बेवकूफ़ी होगी। ये लिख रहा कौन? एक न्यूज़पेपर लिख रहा, वहाँ न्यूयॉर्क हेराल्ड में लिखा गया। यानी कि आप सोचो, इससे जो है असेसमेंट कर सकते हो आप कि कितने वर्सेटाइल प्रतिभा के धनी थे। और वहाँ पर इनके द्वारा जो है आप देखो कि एक तरह से एक ओजपूर्ण भाषण दिया गया, और वहाँ जो लीफलेट्स इनके थे, जो पंपलेट्स थे, जो इनके भाषण की प्रतियां थीं, वो मुफ्त में बंटवाई गई। लेकिन उसके लिए भी अमेरिका ने, आप देखो, अमेरिका को कहते हैं ना कि उपयोगितावादी विचारधारा, अपने उपयोग के लिए वो कुछ भी कर सकता है। वहीं पर विवेकानंद ने एक श्राप दिया था कि ये तो इतनी उपयोगितावादी है, और इसको हमने कहा कि मुफ्त में प्रचार करना, और इसका विनाश होगा जरूर। और आप देखो 11 सितंबर को ही ओसामा बिन लादेन का धमाका हुआ था अमेरिका में, और अमेरिका बिल्कुल एकदम समाप्त हो गया था। जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और वर्ल्ड डिफेंस सेंटर की हमला हुआ था, वो 11 सितंबर ही था, और 11 सितंबर को इनका भाषण शुरू हुआ। और इनको लास्ट में रोका जाता था, यानी कि श्रोतागण को रोकने के लिए सबसे लास्ट में इनको वक्ता के रूप में उतारा जाता था। तो आप देखो कितने ही व्यक्तित्व के धनी विवेकानंद। और इसके बाद आप देखोगे कि वहाँ जो है 1896 में न्यूयॉर्क में इनके द्वारा वेदांत समाज की स्थापना की गई। वेदांत समाज की स्थापना की गई। कैलिफोर्निया में शांति समाज की स्थापना की गई, वेदांत समाज की स्थापना की गई। फिर उसके बाद ये इंडिया आते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, आप इस शिकागो कॉन्फ्रेंस में एनी बेसेंट ने भाग लिया था। एनी बेसेंट जो है आयरलैंड की लेडी हैं, एनी बेसेंट ने भाग लिया था। और इसके बाद एनी बेसेंट इसी वर्ष भारत आ जाती हैं, और भारत में इनके द्वारा
क्रियाकलाप संपादित होता है, यानी कि बनारस से इनकी एक्टिविटीज शुरू हो जाती है। तो एक चीज़ दिमाग में रखना है कि न्यूयॉर्क में वेदांत समाज की स्थापना की गई और उसके बाद स्वामी जी जब भारत में आते हैं तो 1897 में कलकत्ता में इनके द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर दी जाती है। ये दोनों डेट आपको याद रखना, बार बार क्वेश्चन आता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना और रामकृष्ण मठ की स्थापना, ये याद रखना है। इसके बाद फिर ये चले जाते हैं और फिर ये जब चले जाते हैं तो आप देखोगे कि 1898 में पुनः ये वहाँ चले जाते हैं और 1898 में जब पुनः जाते हैं तो यानी कि 1899 में इनके द्वारा बेलूर मठ की स्थापना कर दी जाती है। बेलूर मठ, ये ध्यान रखना, इंटरनेशनल मठ है और बड़ा फेमस मठ है। और इसी वर्ष जो है अल्मोड़ा में मायावती मठ की स्थापना होती है। माया नगरी है, हरिद्वार को माया नगरी कहते हैं। मायावती मठ की स्थापना कर दी जाती है। चंपावत अल्मोड़ा का है, हरिद्वार यानी कि वो उत्तराखंड में है। मायावती मठ की स्थापना कर दी जाती है और 1899 में ही बेलूर मठ की स्थापना कर दी जाती है। और इसके बाद पुनः ये जब जाते हैं तो वहाँ पेरिस में, यानी कि अमेरिका, फिर अमेरिका जाते हैं और अमेरिका के बाद ये यूरोप जाते हैं। और 19वीं सदी में यूरोप में के पेरिस में दूसरी धर्म संसद का आयोजन होता है और उसमें भी जो है स्वामी जी भाग लेते हैं। यानी कि एक प्रकार से अगर देखा जाए तो इनका पूरा जो है तूफानी दौरा होता है। शिकागो कॉन्फ्रेंस और पेरिस की जो विश्व धर्म संसद है उसमें भी स्वामी जी भाग लेते हैं। और यहाँ जब दोबारा जाते हैं तो यहीं पर इनकी मुलाकात जो है, यहाँ पर एक शिष्या इनकी बनती हैं जिनको सिस्टर निवेदिता कहते हैं, मार्गरेट नोबेल। मार्गरेट नोबेल और सिस्टर निवेदिता, जिनको ये सिस्टर माना करते थे, सिस्टर निवेदिता के नाम से इनकी शिष्या बनती। और इसके बाद आप देखोगे तो 1902 में इनका जो है बेलूर मठ में ही, यानी कि बेलूर मठ में ही आप देखोगे तो 1902 में 39 वर्ष की अवस्था में बेलूर मठ में जल समाधि के द्वारा ये पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं। और इनकी जो दो रचनाएं हैं जिसमें एक ध्यान रखना है, प्रबुद्ध भारत। प्रबुद्ध भारत जो है इनलाइटेंड इंडिया, अंग्रेजी में इनकी रचना है प्रबुद्ध भारत, पत्र पत्रिकाएं हैं इनकी। और एक है उद्बोधन, ये ध्यान रखना है, उद्बोधन। तो उद्बोधन और प्रबुद्ध भारत, उद्बोधन जो है ये आप इसको जो है बंगला भाषा में है, यानी कि जो है, और प्रबुद्ध भारत जो है अंग्रेजी में है, इनलाइटेंड इंडिया। ये इनके दो पत्र हैं, तो इसको ध्यान रखना है। और इसके बाद जो है इनके द्वारा जो एक तरह से अनटचेबिलिटी के बारे में भी किया गया व्याख्यान, और दरिद्र नारायण को ही, ईश्वर को ही जो है एक तरह से कह लीजिए मानव को ही ईश्वर का रूप देखते हैं, मानव में उस ईश्वर के रूप को देखते हैं। यानी कि दरिद्र नारायण की सेवा करना ही वास्तव में ईश्वर की सेवा है और गति ही जीवन का परिचायक है। और इन्होंने एक तरह से अनटचेबिलिटी के बारे में कहा था कि अगर हम में से प्रत्येक व्यक्ति इसी तरह से डोंट टच मी, डोंट टच माई कुकर, यानी कि छुआछूत को बढ़ावा देगा तो 500 वर्षों में हम में से प्रत्येक व्यक्ति पागल खाने में होगा। यानी कि इस प्रकार से एक विचारधारा उस समय स्वामी जी ने प्रस्तुत किया था। और इनके द्वारा एक तरह से कह लीजिए कि जो एक तरह से कर्मकांड है, पुरोहितवाद है और जो कुरीतियाँ हैं, अंधविश्वास है, उसका विरोध किया गया। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इन्होंने प्रहार किया। इनका मूल उद्देश्य क्या था कि देश में लोगों को आध्यात्मिकता जगा दिया जाए। और ये अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे और आध्यात्मिक ज्ञान दे दिया जाए। और आध्यात्मिक ज्ञान से क्या आ जाएगा? राष्ट्र प्रेम आ जाएगा। और राष्ट्र प्रेम से जो है धर्म और समाज सुधार आंदोलन होगा।
यानी कि आध्यात्मिकता के माध्यम से राष्ट्र प्रेम को जगाना और राष्ट्र प्रेम के माध्यम से एक तरह से कह लीजिए कि जो है एक तरह से कुरीतियां और अंधविश्वास को दूर करना। तो प्रत्यक्ष रूप से न होकर अप्रत्यक्ष रूप से समाज सुधारक के रूप में इनको हम लोग देख सकते हैं। तो आज हम लोगों ने रामकृष्ण मठ और मिशन, वेल्लूर मठ, मायावती मठ और वेदांत समाज का आज हम लोगों ने अध्ययन किया और स्वामी जी के बारे में हम लोगों ने विचारों का अध्ययन किया। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक और संगठन का अध्ययन करेंगे हम लोग, थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो इसको बढ़िया से आप लोग देखना, वीडियो पॉज करके अच्छी तरह से लिख लेना। क्वेश्चन आता है बार बार, क्योंकि 19वीं सदी के दौरान ये समस्त जो धर्म और समाज सुधार आंदोलन हो रहा है उसके बारे में एक विचार बनाना बहुत ज़रूरी है कि कैसे कैसे आप विचार प्रस्तुत करोगे। अब हम लोग देखते हैं कि थियोसॉफिकल समाज के बारे में, थियोसॉफिकल सोसाइटी, यानी कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। थियोसॉफिकल समाज, इसको ध्यान रखना है। थियोसॉफिकल समाज, इसको हम लोग कहते हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी थियोसॉफी से बना है, यानी कि थियोस धन सोफिया, थियोस यानी कि प्रभु, यानी कि ईश्वर का ज्ञान, यानी कि ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान के बारे में, तत्व ज्ञान के बारे में, दैवीय ज्ञान के बारे में। इसलिए आप देखोगे कि इसमें जो है वेदांत का और सांख्य दर्शन का और सबका एक तरह से सम्मिश्रण दिखाई देगा। हिंदुइज्म का, बुद्धिज्म का एक सम्मिश्रण के रूप में दिखेगा। यानी कि एक प्रकार से आप देखोगे तो जैसे कर्म सिद्धांत है, पुनर्जन्म सिद्धांत है और आडंबर है, मूर्ति पूजा है, इनको आप देखोगे तो एक तरह से पूरा निचोड़ अगर इसको देखा जाए, यानी कि इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत को एक तरह से उस रूप में जगाना, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, लोगों को प्रोत्साहित करना, प्राचीन धर्म और संस्कृति के बारे में लोगों को जागरूक करना, किस तरह का कल्चर था, किस तरह का सांख्य दर्शन है, वेदांत दर्शन है, यानी कि इनकी विद्या क्या है पहले की, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाना, वैश्विक संभाव और धर्म को बढ़ाना, इस तरह का एक उद्देश्य लेकर। और चूंकि इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय अड्यार में स्थापित था भारत के, इसलिए इसका जुड़ाव जो है भारत से हो जाता है। और वैसे आप देखोगे कि इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में होती है, यानी कि जिस वर्ष आर्य समाज की स्थापना होती है उसी वर्ष थियोसॉफिकल समाज की भी स्थापना होती है। यानी कि एक तरह से अगर देखा जाए तो न्यूयॉर्क में 1875 अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक रूसी महिला है, मैडम ब्लेवटस्की हैं, रूसी महिला हैं और अमेरिकन पुरुष हैं, कर्नल H.S. अल्कॉट करके हैं, कर्नल H.S. अल्कॉट करके हैं, अल्कॉट। इनके संयुक्त प्रयासों से इस समाज की स्थापना होती है, जिसका आप देखोगे अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय 1882 में आडयार में स्थापित होता है, जो मद्रास चेन्नई में। तो इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है,
यानी कि थियोसॉफिकल समाज का अगर अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय आप देखोगे तो भारत के आडियार शहर में स्थापित है। आडियार शहर में इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय स्थापित है और इससे जो है जुड़ाव आयरलैंड की लेडी एनी बेसेंट का होता है। यानी कि 1889 में आयरलैंड से ही एनी बेसेंट इसकी सदस्य बन जाती है। एनी बेसेंट जो है इसकी सदस्य बन जाती हैं और 1893 में शिकागो सम्मेलन में ये भाग लेती है। शिकागो बैठक में भाग लेती हैं और उसके बाद इनका आगमन भारत होता है। आगमन भारत हो जाता है और यहाँ इन्होंने जो है पहले जो है आप देखोगे तो इन्होंने बनारस को अपनी कर्मस्थली बनाया। यानी कि भारत में अगर आप देखोगे तो इन्होंने बनारस को अपनी कर्मस्थली चुना सर्वप्रथम। और 1898 में, थोड़ा डेट याद रखना, डेट के सहारे आप याद कर लोगे, बनारस में इनके द्वारा बनारस सेंट्रल हिंदू स्कूल और कॉलेज की स्थापना कर दी जाती है। बनारस सेंट्रल हिंदू स्कूल और कॉलेज की स्थापना कर दी जाती है और बाद में आप देखोगे तो 1913 में इसका जो कार्यभार है वो मदन मोहन मालवीय को दे दिया जाता है और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से 1916 में बीएचयू यूनिवर्सिटी की स्थापना हो जाती है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यानी कि 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाती है मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से। यानी कि मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बीएचयू की स्थापना हो जाती है और 1913 से 16 के बीच में इन्होंने इसका जो है स्थापना किया। और पहली शुरुआत किसके द्वारा की गई? बनारस सेंट्रल हिंदू स्कूल और कॉलेज के रूप में। और किसने किया था? एनी बेसेंट। जो नाम है बेसेंट जो है वो बसंती करके नाम जो है संबोधित किया जाता है भारत में, क्योंकि वो अंग्रेजी नाम है। तो एक तरह से आप देखोगे कि गांधी जी इनको बसंती देवी करके पुकारते थे। तो इनके द्वारा भारत में आप देखोगे एक तो युवाओं में शिक्षा का प्रचार प्रसार और दूसरे आप देखोगे एक कर्म योग और इस तरह की शिक्षा का देना और आध्यात्मिक शिक्षा का, दैवीय शिक्षा का एक तरह से देना। इस तरह के जो प्रमोशन है, प्रमोट करना थियोसॉफी के बारे में, यानी कि तत्व ब्रह्म ज्ञान के बारे में, तत्व ज्ञान के बारे में एक तरह से जो है शिक्षा को देना। और इसके बाद आप देखोगे कि इनका जुड़ाव धीरे धीरे नेशनल मूवमेंट में हो जाता है। और नेशनल मूवमेंट में आप देखो कि एक दौर आता है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब एक तरह से 6 वर्षों तिलक जो है मॉन्डले जेल में 6 वर्षों की यात्रा करने के बाद 1914 में तिलक मॉन्डले जेल से छूट कर आते हैं और गर्म विचारधारा के नेतृत्व करते हैं तिलक। और मॉन्डले जेल से जब ये छूट कर आते हैं तो इनके भी विचार कुछ जो है इस तरह से रहते हैं कि होम रूल लीग आंदोलन चलाया जाए, यानी कि स्वराज्य को स्थापित किया जाए और स्वराज्य हमारा पॉलिटिकल राइट है और स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और कोई हमें इससे वंचित नहीं कर सकता है। यानी कि स्वराज्य आवर बर्थ राइट है और वी शैल हैव इट। स्वराज्य हमारा पॉलिटिकल राइट है और ये कोई हमसे छीन नहीं सकता। तो होम रूल के बारे में इनके भी आइडिया था। होम रूल के बारे में आप देखोगे तो एक बहुत बड़े समाजवादी नेता हैं जो, क्योंकि एनी बेसेंट 1873 में फैबियन सोसाइटी से ब्रिटेन में जुड़ाव इनका हो गया था
तो वहाँ एक समाजवादी नेता थे जो है रेडमोंड। तो ये रेडमोंड के विचारों से बहुत प्रभावित थी एनी बेसेंट, और एनी बेसेंट का प्रभाव जो है समाजवादी विचारधारा का प्रभाव इनके ऊपर पड़ा। तो वहीं से इनके दिमाग में एक आया होम रूल, क्योंकि वहाँ होम रूल आंदोलन पहले से चला था आयरलैंड में। तो उसके जो प्रणेता थे वो रेडमोंड थे लीडर, यानी कि रेडमोंड के नेतृत्व में होम रूल लीग आंदोलन वहाँ चल रहा था। तो भारत में भी आप देखोगे तो एनी बेसेंट के द्वारा एक होम रूल लीग आंदोलन चलाए जाने का प्रयास किया जाता है, और बाल गंगाधर तिलक भी इसमें होम रूल लीग आंदोलन चलाते हैं। तो अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इंडियन होम रूल लीग की स्थापना कर दी जाती है महाराष्ट्र में, जिसके अध्यक्ष बनते हैं जोसेफ बैप्टिस्टा। और उसके बाद सितंबर में आप देखोगे तो कलकत्ता में सितंबर 1916 ईस्वी में कलकत्ता में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना करती है एनी बेसेंट, जिसकी अध्यक्षा ये खुद बनती हैं, और जॉर्ज अरुंडेल उसके उपाध्यक्ष बनते हैं। और एनी बेसेंट के द्वारा 1916 में होम रूल लीग की स्थापना कर दी जाती है। 1916 में यानी कि कलकत्ता में सितंबर में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कर दी जाती है। होम रूल लीग की स्थापना कर दी जाती है, और इसका आप देखोगे सर्वाधिक ब्रांच जो है, क्योंकि 5-7 मेंबर भी बनते थे तो इनकी एक शाखा बन जाती थी। तो आप देखोगे 250 से 500 शाखाएं हो गई, और इसकी सर्वाधिक शाखाएं जो है आडयार में थी, यानी कि इसका ज़्यादा प्रचार प्रसार मद्रास में हुआ था होम रूल लीग का। और इसी दौरान आप देखोगे कि इनके जो पत्र आते हैं, अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए इन्होंने 2 पत्र निकाला इस समय एनी बेसेंट के द्वारा। एक तो कॉमनवील और एक न्यू इंडिया। एक न्यू इंडिया था, ये दोनों नोट कर लेना आप। कॉमनवील जो है साप्ताहिक पत्र था, मद्रास से निकलता था, अंग्रेजी में था। और न्यू इंडिया दैनिक पत्र था, ये भी अंग्रेजी में मद्रास से निकलता था। तो कॉमनवील और न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र के माध्यम से अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया एनी बेसेंट ने। यानी कि एक प्रकार से अगर देखा जाए तो इस समय इनकी लोकप्रियता बड़ी क्लाइमेक्स पर थी, और पूरा जो है ऑल ओवर इंडिया इन्होंने एक तरह से होम रूल लीग आंदोलन चलाया। और एक तरह से जो है नेशनल रिफॉर्मर नामक भी इनका एक पत्र था, एक लॉ ऑफ पॉपुलेशन करके इन्होंने पत्र निकाला था, यानी कि लॉ ऑफ पॉपुलेशन और नेशनल रिफॉर्मर। और एक कॉमनवील न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र था जो एनी बेसेंट के द्वारा एक तरह से निकाला गया। इसके बाद आप देखोगे कि 1916 और 17-18 के दौरान ये आंदोलन चल रहा है, और इनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई। एक तो उधर आप देखोगे कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मराठा और केसरी के माध्यम से विचारों का प्रचार प्रसार किया जा रहा, और एक हमने बताया था कि जो एक तरह से भारत में जो अनरेस्ट हो रहा है उसकी गतिविधियों का जांच करने के लिए एक तरह से आरोप लगाया जा रहा वेलेंटाइन सिरोल के द्वारा कि भारत में जो अशांति का जनक है वो तिलक और आर्य समाज हैं। वो एक तरह से कह लीजिए कि वो सिडनी और रॉलेट के अध्यक्षता में एक समिति गठित की जा रही है। बाद में आप रॉलेट एक्ट देखोगे तो उसके द्वारा कि भारत में कहाँ कहाँ जो है इस तरह से अनरेस्ट है उसकी जांच करने के लिए। तो यहाँ आप देखोगे कि इनकी जब पॉपुलैरिटी बढ़ती है तो 1917 में कलकत्ता कांग्रेस का अधिवेशन होता है, और 1917 में कलकत्ता जो है भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है आईएनसी का, और इस आईएनसी के अधिवेशन में ये अध्यक्ष बनती है। तो ध्यान रखना है कि यानी कि भारत यानी कि आईएनसी का फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट अगर आ जाए, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महिला अध्यक्ष,
पहली अगर महिला अध्यक्ष आ जाए तो एनी बेसेंट को ही लगाना, फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट। लेकिन फर्स्ट इंडियन अगर लेडी प्रेसिडेंट आ जाए तब सरोजनी नायडू को लगाना, यानी कि 1925 में कानपुर अधिवेशन, और फिर नलिनी सेनगुप्ता, और फिर जो है इंदिरा मैडम, और फिर जो है सोनिया गांधी। तो इस तरह से लेडी प्रेसिडेंट की बात अगर आए तो आपको अगर इंडियन लेडी आ रहा तब फिर लगाना सरोजनी नायडू, लेकिन फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट के रूप में आ रहा तो आयरलैंड की लेडी एनी बेसेंट का नाम बताना, और कलकत्ता अधिवेशन। और इसके बाद आप देखोगे कि ये जो है गांधी जी का एक आंदोलन होता है, चंपारण है, खेड़ा है, अहमदाबाद है, ढेर सारे आंदोलन गांधी जी चलाते हैं। और उसके बाद गांधी जी का अब रॉलेट एक्ट के बाद थोड़ा सा अखिल भारतीय आंदोलन चलता है जिसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आ जाता है। और उसके बाद आप देखोगे एक सम्मेलन होता है, बेलगांव सम्मेलन। 1924 में एक आईएनसी का सम्मेलन होता है, गांधी जी जिसमें अध्यक्ष बनते हैं। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक ही बार अध्यक्ष रहे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के केवल एक बार अध्यक्ष बने, वो भी 1924 बेलगांव अधिवेशन। और उसी में एनी बेसेंट ने ये निर्णय लिया, वहीं से इन्होंने राजनीति से धीरे धीरे संन्यास ले लिया। वहीं पर एनी बेसेंट 1924 में घोषणा कर देती हैं कि अब हम सक्रिय राजनीति से संन्यास लेना चाहते हैं। और उसके बाद 1933 में आप देखोगे 33 में तो यहीं पर इनका देहांत हो जाता है। तो इन्होंने कहा कि भारत को देने के लिए तो हमारे पास नहीं ऐसा कुछ था, लेकिन हम ही जो है भारत को समर्पित हैं। और यहीं ये जो है अपने बाल बच्चों और पति को छोड़कर आयरलैंड से यहाँ आ गई। क्योंकि आप देखोगे आयरलैंड में भी इंग्लैंड का अत्याचार है। आप कभी अगर पूरे नक्शे को देखो आप कि जो यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड किंगडम का मतलब क्या है, उत्तरी आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन, यानी कि उत्तरी आयरलैंड पर बराबर इसका अत्याचार चल रहा। तो उत्तरी आयरलैंड प्लस ग्रेट ब्रिटेन इज इक्वल टू यूनाइटेड किंगडम। यानी कि जो वेल्स है, जो स्कॉटलैंड है, जो इंग्लैंड है, जो दक्षिणी आयरलैंड है, उसको पूरा आप मिलाओगे तब वो बनेगा क्या, ग्रेट ब्रिटेन। वो उसके हिस्से में था, लेकिन उत्तरी आयरलैंड बराबर उसका विरोध कर रहा था, अलग था बिल्कुल। तो आयरलैंड में भी ध्यान रखना, उत्तरी आयरलैंड और दक्षिणी आयरलैंड, वो आईआर का टॉपिक है, उसको आप पूरा देखोगे जब तो उसको पूरा मालूम होगा, नहीं तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि ग्रेट ब्रिटेन किसे कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम किसे कहा जाता है, लंदन और इंग्लैंड किसे कहा जाता है, और उसी के जो हिस्से हैं स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड और दक्षिणी आयरलैंड। तो ये चीज़ एक दिमाग में रखना है कि फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट के रूप में जो है एनी बेसेंट का नाम मिलता है। तो आरडीआर में अंतर्राष्ट्रीय हेडक्वार्टर की स्थापना होती है। इस प्रकार से आप देखोगे तो थियोसॉफिकल समाज का भी हमारे यहाँ धर्म और समाज सुधार आंदोलन के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और फिर आते हैं मुस्लिम धर्म की तरफ बढ़ते हैं, और एक देखते हैं हम लोग कि मुस्लिम धर्म में कैसे समाज और धर्म सुधार आंदोलन को देखने का प्रयास करते हैं हम लोग। सही चल रहा? तो मुस्लिम धर्म में समाज सुधार आंदोलन को अगर आप देखो तो कई आंदोलन आएंगे। एक तरह से मुस्लिम धर्म में ढेर सारे आंदोलन आएंगे, आप देखोगे इसमें। जैसे एक जो है आप इसमें अध्ययन करोगे, एक तो आपका आएगा बहावी आंदोलन करके है, बहावी आंदोलन, इसके बारे में थोड़ा देख लेंगे हम लोग। बहावी आंदोलन ये आप देखोगे तो 1828 से लेकर और लगभग वही 70 तक, और ये अब्दुल बहाव के विचारों से प्रभावित हैं। और ये जो है
बरेलवी के द्वारा, यानी कि ये मिर्ज़ा अहमद बरेलवी के द्वारा है। और ये जो है अब्दुल बहाव के, मक्का के हैं, अब्दुल बहाव के विचारों से, ये अब्दुल बहाव के विचारों से प्रभावित हैं, विचारों से प्रभावित हैं। और अब्दुल बहाव के विचारों से, क्योंकि ये मक्का गए थे, और अहमद जो गुलाम अहमद बरेलवी हैं, मिर्ज़ा अहमद बरेलवी हैं, ये 1821 में मक्का गए थे, और मक्का में इनकी मुलाकात हुई थी अब्दुल बहाव से, और उन्हीं से प्रभावित होकर ये बहावी आंदोलन, ये भी शुद्ध रूप से रिवाइवलिस्ट आंदोलन है, यानी कि एक तरह से इस्लाम कल्चर को स्थापित करना चाहता है। और लेकिन जो आप देखोगे कि बाद में भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में इनकी लड़ाई जो है सिख धर्म से होती है। तो एक बैटल ऑफ बालाकोट होता है, बैटल ऑफ बालाकोट के पास में ये जो मिर्ज़ा अहमद बरेलवी हैं, 1831 में बैटल ऑफ बालाकोट की लड़ाई में इनकी डेथ हो जाती है, बहावी आंदोलन। और इसके बाद आप देखोगे कि जैसे इसका जो पंजाब में इसका प्रभाव पड़ता है, फिर पटना में, फिर आप देखोगे इनके डेथ के बाद, और उधर पटना के पास में जो है जो इनायत अली है, विलायत अली है, इस तरह से कुछ इसके ठिकाने रहते हैं। जैसे पंजाब में ज़्यादा सक्रिय रहा, पंजाब में ज़्यादा सक्रिय रहा है, और उधर पटना में ज़्यादा सक्रिय रहा है, जहाँ इनायत अली और विलायत अली के द्वारा इसका जो है प्रचार प्रसार किया गया। और बंगाल में भी सक्रिय रहा। बंगाल में आप देखोगे तो टीटू मीर के द्वारा इसका प्रचार प्रसार किया गया। तो इसको जो है बरेलवी, यानी कि बहावी आंदोलन क्यों कहते हैं? अब्दुल बहाव के कारण, इनके विचारों से ये प्रभावित हैं, और इसको एक तरह से कह लीजिए कि एक तरह से रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, यानी कि इस्लाम धर्म को स्थापित करने के लिए। अब आप देखोगे कि इनमें जो है, जैसे इसको शाह वलीउल्लाह आंदोलन भी कहते हैं, यानी कि शाह वलीउल्लाह के भी विचारों से ये प्रभावित रहे। सैयद अहमद बरेलवी जो है, इनका नाम जो है सैयद अहमद बरेलवी है, सैयद अहमद बरेलवी। तो ये जो है शाह, जो एक बहुत बड़े वो शायर थे, दिल्ली के संत थे, शाह वलीउल्लाह के भी विचारों से, शाह वलीउल्लाह, ये शाह वलीउल्लाह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पहली बार जो मुस्लिम स्थिति है, जो मुस्लिम धर्म में लोगों की स्थिति है, उसमें पहली बार ये चिंता व्यक्त करते हैं। फिर आप देखोगे शेख करामत अली हैं, शाह वलीउल्लाह हैं, फिर सर सैयद अहमद खां आते हैं। लेकिन अगर उसका क्रेडिट दिया जाए महत्वपूर्ण रूप से, तो हम लोग सर सैयद अहमद खां को क्रेडिट देते हैं। यानी कि मुस्लिम धर्म को एक तरह से पाश्चात्य कल्चर से परिचित कराना, या उसके माध्यम से इनको जो है एक तरह से आरक्षण दिलाना, या अपनी बात को नौकरी दिलाना, या पाश्चात्य कल्चर के प्रति एक तरह से सजग करना, वो सर सैयद अहमद खां का काम, पहली बार एक जागरूकता लाने का। लेकिन अगर इनके कंडीशन पर पहली बार आप देखोगे कि कोई जो है एक तरह से देख रहा है, तो वो शाह वलीउल्लाह शाह, जिनको आप एक तरह से पढ़े होंगे, सूफी आंदोलन के दौरान हम लोग पढ़े थे। और वो जो नक्शबंदी शाखा थी, एक नक्शबंदी शाखा में ही औरंगजेब कहते हैं कि उसमें सिलसिला में था औरंगजेब, और उसी में शाह वलीउल्लाह शाह, जो बहुत बड़े एक तरह से संत हैं दिल्ली के। तो इसलिए भी इनका नाम लिया जाता है। एक बहावी मूवमेंट आता है। टीटू मीर हैं जो एक तरह जमींदारों के विरुद्ध आंदोलन चलाते हैं बंगाल में। तो पंजाब, पटना और बंगाल इसके केंद्र रहते हैं मेनली।
सिथाना बनाते हैं पंजाब में, लेकिन बालाकोट में सैयद अहमद बरेलवी मारे जाते हैं। और ये बरेलवी ध्यान रखना आप, राय बरेली जो उधर लखनऊ के पास में है, राय बरेली उस तरफ जो है, तो वहाँ के ये रहने वाले थे बरेलवी, बरेली वाले नहीं है, झुमका वाले बरेली वाले नहीं। इसके बाद आप देखोगे कि एक आंदोलन आप देखोगे कि बहुत बड़ा जो आंदोलन चलता है वो अलीगढ़ आंदोलन है। अलीगढ़ आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन के प्रणेता आप जान ही रहे हो सर सैयद अहमद खां। और अलीगढ़ आंदोलन आपका 1875 ऑनवर्ड चलता है, और इसमें जो प्रणेता रहे हैं वो सर सैयद अहमद खां रहे हैं, सैयद अहमद खां रहे हैं, जो कि आप देखोगे कि 1817 में दिल्ली में इनका जन्म होता है और 1898 तक ये रहेंगे। यानी कि 19वीं सदी में मुस्लिम धर्म को, मुस्लिम एक तरह से संस्कृति को एक तरह से पाश्चात्य कल्चर के प्रति लाने वाले व्यक्ति जो है, और अंग्रेजी कल्चर में ये पुष्पित पल्लवित भी हुए थे। एक तरह से कहा जाए कि ये सरकारी नौकरी में आ गए थे, सदर अमीन के पद पर थे जब 1857 का विद्रोह होता है। तो इन्होंने बहुत अच्छी तरह से सब देखा था, और इन्होंने कई किताब भी लिखा, जैसे एक राजभक्त मुसलमान करके किताब लिखा, एक तहजीबुल अखलाक करके लिखा, एक कॉजेज ऑफ इंडिया, कॉजेज ऑफ इंडियन म्यूटनी करके, आसबाबे बगावती हिंद करके इन्होंने किताब लिखा। तो इनके पुस्तकों का भी हम लोग अध्ययन करेंगे। और ये जो है सदर अमीन के पद पर थे, उसके पहले भी ये दफ्तर क्लर्क के रूप में 39 में इनकी नियुक्ति हुई थी, और ये लंदन की भी यात्रा किए थे। और जब वहाँ से आए तो इनका दृष्टिकोण धीरे धीरे एक तरह से बदलने लगा। तो ये जो दूरी, यानी कि अंग्रेजों और मुस्लिम वर्ग के मध्य एक दूरी जो बनी हुई थी, आप देखोगे कि इनमें जो है, जो मुस्लिम धर्म में थोड़ा समाज सुधार आंदोलन थोड़ा लेट शुरू हो रहा, उसका जो मूल कारण क्या है कि ये शासक वर्ग के रूप में थे, और शासक वर्ग के रूप में थे तो इनके ऊपर एक कॉन्फिडेंस था कि भाई हमें कुरीतियों और अंधविश्वास से तो कोई मतलब नहीं। अब आप देखोगे तो ये 19वीं सदी के उत्तरार्ध में शुरू करते हैं, लेटर पार्ट में, जबकि पूर्वार्ध में आप देखो राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज और सब आंदोलन शुरू हो जाते हैं। यानी कि बाद में इन्हें लगता है कि हमें भी अपने कुरीतियों और अंधविश्वास को इस तरह से दूर करना है, और हमें भी एक तरह से मॉडर्निटी, आधुनिकता की तरफ लाना है। तो बाद में आप देखोगे, और इनका बड़ा राष्ट्रवादी दृष्टिकोण पहले रहता है। पहले आप देखो ये कहा करते थे कि हिंदू मुस्लिम जो है एक ही शरीर में दो आंखों की तरह हैं, यानी कि बड़े समर्थक थे राष्ट्रवाद के। लेकिन बाद में आप देखोगे पैन इस्लामवाद के समर्थक हो जाएंगे जब विजिट करते हैं लंदन की, तो ये फिर जो है एक तरह से अलग ही दृष्टिकोण इनका हो जाता है, और बाद में ये कांग्रेस के विरोधी हो जाते हैं और कांग्रेस के उन्मूलन करने के पक्ष में रहते हैं। क्योंकि आप देखोगे 1857 के विद्रोह में जब इन्होंने देखा कि हिंदू मुस्लिम एक होने के बाद भी उसमें विफलता मिल गई, और उसका पूरा षड्यंत्र जो है, अंग्रेजों ने आरोप लगाया कि ये मुस्लिम षड्यंत्र का ही परिणाम, और उसके बाद इनका दृष्टिकोण थोड़ा चेंज होने लगा, क्योंकि अंग्रेजों की नीतियां मुस्लिम वर्ग के प्रति 20 वर्षों तक आप देखोगे दमनकारी रहीं 1857 के विद्रोह के बाद। फिर W. हंटर ने एक पुस्तक लिखा, इंडियन मुसलमान, 1870 में, तो उसमें भी दिखाया गया कि अब इनके मध्य दूरी कम होनी चाहिए, यानी कि अब इन्हें जो है अंग्रेजों को जो है इनको पास में बुलाना चाहिए। तब अंग्रेज वहाँ से अपनी नीति चेंज करते हैं और तुष्टीकरण की नीति कर देते हैं, और हिंदू वर्ग को अपने से दूर कर लेते हैं। तो अंग्रेजों की पॉलिसी शुरू हो गई थी डिवाइड एंड रूल की। वो तो आपने देखा कि 1857 के विद्रोह का परिणाम क्या निकला, फूट डालो और राज करो। तो अलीगढ़ आंदोलन को आप देखोगे एक व्यापक कॉन्सेप्ट के रूप में, तो सर सैयद अहमद खां अंग्रेजी दफ्तर में 1839 में क्लर्क के पद पर नियुक्त हुए, और इसके बाद 1857 में विद्रोह के समय में ये बिजनौर में सदर अमीन के पद पर नियुक्त थे। सदर अमीन के पद पर ये नियुक्त थे बिजनौर में।
और इन्होंने विद्रोह के बारे में यानी कि लिखा भी है, असबाबे बगावत हिंद, द कॉजेज ऑफ इंडियन म्यूटिनी, द कॉजेज ऑफ इंडियन म्यूटिनी के नाम से इन्होंने पुस्तक लिखा। और एक पुस्तक लिखी गई है राजभक्त मुसलमान के नाम से, राजभक्त मुसलमान के नाम से एक पुस्तक लिखी गई है। और ये द कॉजेज ऑफ इंडियन म्यूटिनी जो लिखी गई, इसका नाम है आसबाब ए बगावत ए हिंद के नाम से। और एक पुस्तक इन्होंने लिखा था उर्दू में, जो एक तरह से कह लीजिए कि जो है तहजीबुल अखलाक करके है, तहजीब उल अखलाक करके, तहजीबुल अखलाक करके इनकी एक पुस्तक है, जो आप देखोगे 1870 के आसपास लिखी गई। तहजीबुल अखलाक यानी कि सभ्यता और नैतिकता करके है, तहजीबुल अखलाक करके उर्दू में इनकी एक पुस्तक लिखी गई। तो इस तरह से आप देखोगे कि बिजनौर में सदर अमीन के पद पर थे। और बाद में आप देखोगे तो 1864 में गाजीपुर में इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कर दिया, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कर दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, उपलब्ध ग्रंथों का उर्दू में अनुवाद करना। जैसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल थी, उसी तरह से इनकी आप देखोगे तो साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना करते हैं गाजीपुर में। और इसका काम क्या है कि उपलब्ध ग्रंथों का उर्दू में अनुवाद करना, यानी कि उर्दू में अनुवाद करने से क्या है कि उनके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। यानी कि किसी को जानना है तो उसके समाज को जानना। तो ये पूरा गाजीपुर में उसका साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कर देते हैं। और इसके बाद आप देखोगे 69 में लंदन की यात्रा पर जाते हैं। और इसके बाद आप देखोगे इनके विचारों में काफ़ी बदलाव दिखाई देता है। और फिर 1875 में एंग्लो ओरिएंटल मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना कर दी जाती है अलीगढ़ में। यहीं से शुरू होता है। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना कर दी जाती है, जो 1877 में कॉलेज में बदल जाता है। और इसके पहले प्रिंसिपल रहते हैं थियोडोर बेक इसके पहले प्रिंसिपल रहते हैं। और कॉलेज में बदल जाता है। और यही 1920 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से फेमस होता है, AMU, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से प्रसिद्ध होता है 1920 में, जिसकी नींव किसने डाला था, सर सैयद अहमद खान ने डाला था। तो इस विचार को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एंग्लो ओरिएंटल स्कूल और कॉलेज की स्थापना, क्योंकि 1800 आप देखोगे 1876 के आसपास ही अलीगढ़ में सेटल हो जाते हैं। और उसी समय कुछ इनकी गतिविधियां इस तरह की जो है रहती हैं कि जिसमें आप देखोगे 88 तक जाते जाते इनको नाइटहुड की भी उपाधि मिलती है। और इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के ये एक तरह से कह लीजिए मेंबर भी बनते हैं। और इन्होंने जो है एक संकल्प लिया, कांग्रेस के उन्मूलन का संकल्प लिया, यानी कि कांग्रेस को जो है समाप्त करने का बीड़ा उठाया। और कांग्रेस की स्थापना 1885 में हो जाती है। और इनके द्वारा एक संगठन का निर्माण किया जाता है। 1888 में इन्होंने एक संगठन बनाया, UPA, यानी कि बनारस के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के सहयोग से इन्होंने एक संगठन बनाया। बनारस के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के सहयोग से 1888 में इन्होंने यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना कर दी।
यानी कि संयुक्त देशभक्त संगठन। और इसका मूल उद्देश्य क्या था? कांग्रेस को समाप्त करना। यानी कि जितना ये अंग्रेजों के धीरे धीरे करीब आ रहे थे तो बिल्कुल पाश्चात्य शिक्षा को एक तरह से बढ़ावा देना चाह रहे थे और मुस्लिम वर्ग में उसकी जागरूकता ला रहे थे और उसके माध्यम से नौकरी दिलाने का प्रयास कर रहे थे। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो इन्होंने कांग्रेस को, यानी कांग्रेस का इन्होंने विरोध किया। और कांग्रेस का जब विरोध किया तो 1888 में इन्होंने उसके उन्मूलन के लिए एक संगठन बनाया, जिसमें बनारस के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद भी इनके सहयोग दिए। तो इस प्रकार से आप देखोगे अलीगढ़ आंदोलन मुस्लिम वर्ग में एक जागरूकता लाने के लिए, एक आधुनिकता लाने के लिए, आधुनिक प्रेरणा लाने के लिए एक बहुत बड़ा काम जो है किया है सर सैयद अहमद खान ने। इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। कुछ मुस्लिम धर्म में आप देखोगे तो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट टाइप के चलते हैं, जैसे एक अहमदिया आंदोलन है और एक आप देखोगे कि देवबंद आंदोलन है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं करना, लेकिन थोड़ा बहुत आप समझ लो, कभी कभी क्वेश्चन आता है। एक आपका जो है देवबंद आंदोलन है, देवबंद आंदोलन है और ये भी रिवाइवलिस्ट आंदोलन है, पुनरुत्थानवादी आंदोलन है, पुनर्स्थापनावादी आंदोलन है। पंखा आवाज पता नहीं क्यों कर रहा। पुनरुत्थापना आदि आंदोलन है और इसको आप देखोगे तो देवबंद स्कूल ऑफ थॉट है और 1867 में इसकी स्थापना होती है और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में, सहारनपुर जिले में है और देवबंद स्कूल ऑफ थॉट की स्थापना होती है, जिसका आप देखोगे मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य है शुद्ध रूप से, यानी कि पुनर्स्थापना करना, पुनर्स्थापनावादी उद्देश्य है। यानी कि कुरान और हदीस की शिक्षा को, कुरान और हदीस के माध्यम से मुस्लिम वर्ग का धार्मिक और नैतिक उत्थान करना। यानी कि कुरान और हदीस के माध्यम से मुस्लिम वर्ग का धार्मिक और नैतिक उत्थान करना और विदेशी के प्रति जिहाद घोषित करना, विदेशी के प्रति जिहाद घोषित करना और पाश्चात्य शिक्षा का विरोध करना, पाश्चात्य शिक्षा का विरोध करना। तो आप देखो कि शुद्ध रूप से एक रिवाइवलिस्ट, एक तरह से कह लीजिए मूवमेंट था। और इसमें आप देखोगे तो एक जो है मोहम्मद कासिम ननोत्वी करके हैं, इनको याद रखना है, ननोत्वी करके याद रखना आप। और रशीद अहमद गंगोही करके हैं, रशीद अहमद गंगोही करके हैं, जो इसके संस्थापक हैं, इनको याद रखना आप, गंगा पार वाले हैं। तो मोहम्मद कासिम ननोत्वी करके हैं और रशीद अहमद गंगोही करके हैं, जो गंगा पार वाले हैं। तो रशीद अहमद गंगोही और ननोत्वी के रूप में एक जो है दारुल उलूम की स्थापना की गई, यानी कि उलेमा वर्ग हैं ये। और मदरसों का भी एक बहुत बड़ा मदरसा है जिसको दारुल उलूम के नाम से जानते हैं, और दारुल उलूम के नाम से देवबंद में आप देखोगे तो ये मदरसा स्थापित है। बाद में आप देखोगे एक नाम और जुड़ेगा, महमूद उल हसन का नाम जुड़ेगा, जो इनको जो है राजनीतिक और बौद्धिक रंग देने का प्रयास करेंगे, राजनीतिक और बौद्धिक रंग देने का प्रयास करेंगे महमूदुल हसन। और ये धीरे धीरे जो है
आप कहोगे तो कांग्रेस के करीब आ रहे हैं, कांग्रेस के करीब आ रहे हैं, समर्थन में आ रहे हैं, यानी कि महमूदुल हसन एक तरह से आप देखोगे। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जुड़ेंगे, नदतुल उलमा वाले हैं जो लखनऊ वाले, यानी कि शिबली नोमानी। शिबली नोमानी का नाम मिलता है और शिबली नोमानी को कहा जाता है कि ये धीरे धीरे पाश्चात्य शिक्षा की ओर बढ़ने लगे। और ये जो है अलीगढ़ जो एंग्लो ओरिएंटल मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज रहता है उसमें अध्यापन का भी काम किए ये। और शिबली नोमानी के द्वारा कहा जाता है कि पाश्चात्य शिक्षा की तरफ, पाश्चात्य शिक्षा की ओर, पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन करने लगते हैं। लेकिन फिर भी सर सैयद अहमद खान से इनका एक तरह से मतभेद बना रहता है। तो बाद में आप देखते हो कि इस तरह का आंदोलन एक देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट चलता है और ये भी जो है एक तरह से कह लीजिए कि शुद्ध रूप से अपने को इस्लाम धर्म की ओर जोड़ना, रिवाइवलिस्ट करना और कुरान और हदीस के माध्यम से लोगों में नैतिक आचार विचार और धार्मिक और नैतिकता का विकास करना। तो देवबंद स्कूल ऑफ थॉट को भी थोड़ा सा हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। इसके बाद आप देखोगे कि एक आंदोलन जो है, एक महत्वपूर्ण आंदोलन है इसमें, अहमदिया आंदोलन। कभी कभी क्वेश्चन आता है मिर्ज़ा गुलाम अहमद का है अहमदिया आंदोलन। अहमदिया नाम से ही लग रहा है, इसको कादियानी आंदोलन भी कहते हैं, कादियानी आंदोलन अहमदिया आंदोलन के नाम से है। और ये इसके प्रणेता जो है मिर्ज़ा गुलाम अहमद हैं, मिर्ज़ा गुलाम अहमद करके हैं। संस्थापक को याद रखना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि 19वीं सदी के आंदोलन है। और ये आप देखोगे 1889 का आंदोलन है और ये पंजाब के कादियान नामक स्थान पर स्थापित हुआ था। पंजाब के कादियान, कादियान नामक स्थान पर, इसलिए इसको कादियानी आंदोलन भी कहते हैं। और अहमद करके हैं मिर्ज़ा गुलाम अहमद, इसलिए अहमदिया आंदोलन भी कहते हैं। और आप देखोगे कि इसमें जो है ये अपने को पैगंबर की तरह घोषित करते हैं, इसलिए इनका बहुत विरोध होता है। ये अपने को पैगंबर के रूप में स्थापित करने का प्रयास करते हैं और अपने को जो है एक तरह से कृष्ण के रूप में भी स्थापित करने का प्रयास करते हैं। कृष्ण के मसीहा के रूप में, कृष्ण के अवतार के रूप में अपने को स्थापित करते हैं और पैगंबर के रूप में भी स्थापित करने का प्रयास करते हैं। और इनके द्वारा एक पुस्तक प्रकाशित की गई जिसको बराहीन अहमदिया, बराहीन ए अहमदिया के नाम से जानते हैं और इस पुस्तक के ये प्रणेता रहे हैं। तो थोड़ी बहुत इसमें ध्यान रखना है कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा, जो भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में है, कादियान पंजाब में है, तो 80 के दशक में आप देखोगे उसी समय कांग्रेस की स्थापना होती है 85 में और 89 में मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा अहमदिया आंदोलन चलाया जाता है। असल में आप देखोगे कि जो आर्य समाज था वो इतना एग्रेसिव था कि जो शुद्धि आंदोलन उन्होंने चलाया और जो इस तरह से आंदोलन चल रहे थे, तो अन्य धर्मों में भी एक तरह से ये आवाज़ उठ रही थी कि कहीं लोग उस धर्म में न चले जाएं या उस धर्म की कुरीतियां और अंधविश्वास धीरे धीरे अन्य धर्मों में भी प्रवेश करने लगे। इसलिए भी एक आंदोलन की ज़रूरत पड़ी। तो एक अहमदिया आंदोलन को भी ध्यान रखना है, जो मुस्लिम धर्म में एक तरह से ये भी जो है आंदोलन का रूप लेता है। उसके बाद आप देखोगे कि एक अब्दुल लतीफ़ करके थे। अब्दुल लतीफ़ का नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और अब्दुल लतीफ़ को कहा जाता है कि वो मुस्लिम धर्म सुधार के जनक थे बंगाल में, जो एक तरह से कह लीजिए एक लिटरेरी सोसाइटी भी स्थापित किए थे। मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी 1863 में बंगाल में स्थापित किए थे, तो उन्हें उनका भी नाम लिया जाता है। और एक बदरुद्दीन तैयबजी का नाम आगे चल के आएगा। बदरुद्दीन तैयबजी कहा जाता है कि बड़े राष्ट्रवादी मुस्लिम के रूप में थे और कांग्रेस के बड़े भक्त थे
और कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो है 1887 में मद्रास अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयबजी बनते हैं। और एक चेहरा और आपको दिखाई देगा जो एक तरह से कह लीजिए मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल जो है आप देखोगे तो मोहम्मद इकबाल को कहा जाता है कि इनको जो है 1820 उसके आसपास जब ये एक तरह से प्रभाव में आते हैं पैन इस्लाम के, तो बड़ी एक तरह से समर्थक बन जाते हैं और बाद में आप देखोगे इनकलाब का ये एक तरह से शब्द देते हैं कि एक परिवर्तन की ज़रूरत है। और बाद में आप देखोगे भगत सिंह के द्वारा इनकलाब जिंदाबाद, और एक तरह से जो पहली बार कंसेप्ट जो आया सेपरेट मुस्लिम राष्ट्र, ये कहते हैं ना कि विदाउट यूजिंग द नेम ऑफ पाकिस्तान, पहली बार अगर देखा जाए कि 1830 में, यानी कि एक बार आप देखोगे कि 1930 में अगर पहली बार उस विचारधारा को एक तरह से प्रमोट करने का श्रेय दिया जाए सेपरेट मुस्लिम राष्ट्र, यानी कि भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में सेपरेट मुस्लिम राष्ट्र की जो अवधारणा आ रही है 1830 में, वो कहीं ना कहीं मोहम्मद इकबाल के प्रयासों से आ रही। लेकिन अगर कांग्रेस यानी कि अगर पाकिस्तान शब्द आ जाए तब चौधरी रहमत अली, यानी कि पाकिस्तान शब्द के प्रणेता के रूप में आप देखोगे तो चौधरी रहमत अली खां हैं, वो आएंगे 1933 में। यानी कि 1933 से पहले देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन सेपरेट मुस्लिम राष्ट्र के अगर जनक के रूप में देखा जाए तो पहली बार जो है वो रखने वाले वो उस इलाके में जो है वो मोहम्मद इकबाल थे। द्विराष्ट्र सिद्धांत, बाद में आप देखोगे मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से उसका प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि काफ़ी जो है मुस्लिम धर्म में इस तरह से समाज सुधार और आंदोलन को आप देखोगे। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग देखना चाह रहे हैं कि सिख धर्म में कैसे जो है, थोड़ा सा ये टॉपिक है, इसको आप देखोगे कि सिख धर्म में कैसे समाज सुधार आंदोलन हो रहा। यानी कि अगर सिख धर्म के अंदर आप अवलोकन करोगे, सिख धर्म, थोड़ा सा इसके पृष्ठभूमि को आप समझ लेना, इसके बाद आप कर लोगे इसको, बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं है। सिख धर्म में अगर हम लोग देखा जाए तो सिख धर्म में जो रणजीत सिंह के समय में है, रणजीत सिंह के समय में जो स्थापित हो रहा विचार, यानी कि 1800 एक तरह से कह लीजिए कि 1799 में रणजीत सिंह सर्वे सर्वा बनते हैं, यानी कि लाहौर पर अधिकार कर लेते हैं और एक तरह से वो विचारधारा। तो आप देखोगे सिख जो धर्म है, जैसे गुरुद्वारा है, अकाल तख्त है, जैसे आपको गुरुद्वारे में धीरे धीरे एक तरह से कह लीजिए कि बड़ा पंप एंड शो का जन्म होता है। जो विलासतापूर्ण जीवन है वो धीरे धीरे जन्म लेने लगता है इस प्रकार से। और जब कब्जा हो जाता है अंग्रेज़ों का, जब पंजाब पर अंग्रेज अधिकार कर लेते हैं, तो आप देखो कि इनमें भी धर्म और समाज सुधार की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कुरीतियाँ और अंधविश्वास यहाँ भी प्रवेश कर जाता है। क्योंकि आर्य समाज बड़ा अटैकिंग था, बिल्कुल एकदम मूर्ति पूजा और इन सब के प्रसंग पर। तो आप देखोगे यहाँ भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें पंप एंड शो जो है वो प्रवेश कर जाती है। तो यहाँ शुरुआती दौर में उस स्थिति पर अवलोकन करते हुए एक रावलपिंडी के तरफ, पेशावर के तरफ दयाल दास थे। दयाल दास के द्वारा एक मूवमेंट शुरू किया गया जिसको निरंकारी आंदोलन कहते हैं। तो सिख में अगर पहला आंदोलन आप देखोगे तो एक आंदोलन आता है निरंकारी आंदोलन। केवल थोड़ा सा ध्यान रखना है, निरंकारी नाम से ही लग रहा है कि ये वन गॉड यानी फॉर्मलेस गॉड में व्यवहार करते हैं, यानी कि एक तरह से कह लीजिए कि मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं और एकेश्वरवाद की स्थापना करते हैं, एकेश्वरवाद में विश्वास करते हैं और ईश्वर को यानी कि ब्रह्म के स्वरूप के रूप में मानते हैं,
यानी कि मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। मूर्ति पूजा का विरोध करना निरंकारी से लग ही रहा है। और इसकी जो है आप देखोगे 1840 के आसपास इसकी शुरुआत हो जाती है और दयाल दास के द्वारा इसकी शुरुआत होती है। फिर इसके बाद इनके विचारों को आगे बढ़ाने का श्रेय दरबारा बाबा जो है, दयाल दास के बाद आप देखोगे दरबारा सिंह आ जाते हैं और फिर जो है रतन चंद्र आ जाते हैं। तो आप ध्यान रखना, पहली बार जो है पेशावर के आसपास, रावलपिंडी के आसपास, पेशावर के आसपास मुस्लिम धर्म में जो व्याप्त कुरीतियाँ थी, अंधविश्वास था, सिख धर्म में, तो सिख धर्म में जो एक तरह से अंधविश्वास और कुरीतियाँ आ गई थी, उसको पहली बार अगर फोकस करने का कोई प्रयास किया है या कि आंदोलन शुरू हुआ है तो दयाल दास के नेतृत्व में निरंकारी आंदोलन शुरू होता है। निरंकारी का मतलब क्या होता है? फॉर्मलेस गॉड। निरंकारी आंदोलन शुरू होता है और इसके बाद आप देखोगे कि एक नामधारी आंदोलन आता है। ये एंटी ब्रिटिश आंदोलन हो जाता है, नामधारी आंदोलन, और इसी को आप देखोगे कूका आंदोलन भी कहते हैं। और अंग्रेज इनसे बहुत त्रस्त हो जाते हैं और ये जो है भगत जवाहर मल उर्फ सेन साहब के द्वारा चलाया जाता है। 1840 से लेकर 1872 तक यह आंदोलन प्रभाव में रहता है और आप देखोगे कि 60 के दशक में क्लाइमेक्स में पहुंच जाता है और भगत जवाहर मल उर्फ सेन साहब के द्वारा, इनका नाम बार बार आता है, सेन साहब के द्वारा इस आंदोलन की शुरुआत की गई। बाद में अंग्रेज विरोधी आंदोलन हो जाता है और बहुत बड़ा अंग्रेज़ों के लिए एक चुनौती प्रस्तुत कर देता है और राम सिंह कूका के द्वारा इसको प्रोत्साहन दिया गया। राम सिंह कूका, बीच में आप देखोगे बालक सिंह आ जाएंगे, बालक सिंह इनको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन 1863 में इनका देहांत हो जाएगा। फिर राम सिंह कूका के द्वारा इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। यानी कि राम सिंह कूका को याद रखना है, जो 1863 से लेकर और 72 तक रहेंगे। और 72 में ही आप देखोगे अंग्रेजी सरकार के द्वारा इसका बहुत ही दमनात्मक रूप में कार्रवाई करके और इसको जो है दबा दिया गया और राम सिंह कूका को रंगून भेज दिया गया और 1885 में उनका वहीं देहांत हो गया। यानी कि आप देखोगे कि लगभग 60-62 आंदोलन के कार्यकर्ताओं को तोप के सामने खड़ा करके और उड़ा दिया गया। यानी कि अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा निर्ममता पूर्वक जो है, निर्दयता पूर्वक इसको दबाने का प्रयास किया गया। तो दूसरा आंदोलन जो चला वो नामधारी आंदोलन या कूका आंदोलन था। इसके बाद आप देखोगे कि जैसे ही आंदोलन समाप्त होता है और फिर आ जाता है सिंह सभा आंदोलन। ये सिंह सभा आंदोलन आप देखोगे तो ठाकुर सिंधन वालिया के द्वारा और ज्ञानी ज्ञान सिंह के द्वारा चलाया गया और ये उसी समय शुरू होता है जब वो ख़त्म होता है। यानी कि 1873 से यह शुरू होता है और इसका मुख्य उद्देश्य रहता है क्या, कि शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए। यानी कि अगर सिख धर्म में ये सब चीज़ें समाप्त करना है तो इन्हें शिक्षित करना जरूरी है। अब ये शिक्षा की तरफ जब ये बढ़ावा देते हैं तो आप देखोगे इन्हीं के प्रयासों से और सरकार दबाव में आकर और 1892 में खालसा कॉलेज की स्थापना कर देती है। खालसा कॉलेज की स्थापना कर देती है अमृतसर में और बाद में यही गुरु नानक यूनिवर्सिटी के रूप में परिवर्तित हो जाता है और ढेर सारी खालसा कॉलेज खुलते हैं, जैसे मेरठ में आप देखोगे अलग अलग जगह पर। तो ये जो है यानी कि ये एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, पाश्चात्य एजुकेशन को बढ़ावा देते हैं और अंग्रेज इसमें साथ देते हैं। और बाद में आप देखोगे यही आंदोलन एक तरह से अमृतसर के आसपास बहुत बड़ा एक आंदोलन हो जाता है और एक जो है
जैसे सिख धर्म में क्या होता था कि जो शादी विवाह होता था, जिसको हम लोग कहते थे आनंद कारज, तो आनंद कारज के लिए एक एक्ट बना, उसको आपको ध्यान रखना है। 1909 में एक आनंद कारज अधिनियम बना, जिसमें ये हुआ कि सिंपल तरीके से अब गुरुद्वारा में जाकर और शादी विवाह रचाया जाएगा, यानी कि विवाह का सरलीकरण कर दिया गया। और विवाह जो है, पहले क्या है कि शराब, मदिरा और मांस वगैरह इस तरह भक्षण करते थे, और ईट ड्रिंक भी मेरी, और बारातों में इस तरह से कंट्रोल नहीं रहा, वो बुराइयां सब आ गई। तो इसको सरल करने के लिए, यानी कि पंप एंड शो को ख़त्म करने के लिए एक सरलीकृत विवाह का पद्धति प्रस्तुत किया गया, जिसको आनंद कारज के नाम से जाना जाता था, और इसका बहुत प्रभाव पड़ा। और आनंद कारज अधिनियम सरकार ने पास किया 1909 में। इसके बाद आप देखोगे कि फिर अकाली आंदोलन आ जाता है, और अकाली आंदोलन एक तरह से राष्ट्रवादी आंदोलन हो जाता है, अकाली आंदोलन। और अकाली आंदोलन आप देखोगे कि राष्ट्रवाद का प्रतीक बन जाता है, और गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन था उसमें एक तरह से कह लीजिए कि ये शामिल धीरे धीरे हो जाते हैं, और एक राष्ट्रवादी जो धारा है उसका प्रतिनिधित्व करने लगते हैं। और यहाँ तोशा खाना यानी कि ट्रेजरी को लेकर सरकार और इनमें लड़ाई हो जाती है, और शिरोमणि अकाली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जन्म होता है, और जिसके खड़क सिंह जो है उसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। और एक एक्ट आता है, ये 1920 में आंदोलन चलता है, और 1922 में एक एक्ट आता है। उसके बाद 1925 में गुरुद्वारा एक्ट आता है, यानी कि गुरुद्वारा एक्ट कर देख सरकार ने जो है एक तरह से वो कर दिया, और उसके बाद उसी का एग्जिस्टेंस आज तक बना हुआ है। यानी कि अकाली मूवमेंट को भी ध्यान में रखना है, जो राष्ट्रवाद को एक तरह से बढ़ावा देगा, और जिसके कारण सरकार और इनमें जो लड़ाई हो रही थी ट्रेजरी को लेकर, यानी कि प्रबंधन कर रहा था कौन, सरकार प्रबंधन कर रहा था गुरुद्वारों में, और आप भ्रष्ट महंत जो थे उनके विरुद्ध एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया गया, अकाली आंदोलन। जो गुरुद्वारों में भ्रष्टता व्याप्त थी, उसमें जो महंत के रूप में थे, जो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते थे, तो उसको लेकर एक बहुत बड़ा एक ननकाना जो है एक तरह से दुर्घटना हुई, और बहुत आंदोलन आया। उसके बाद गुरुद्वारा एक्ट बना 1925 में, जिसके कारण इनको प्रोटेक्शन मिला। और उसके बाद आप देखोगे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वगैरह की स्थापना हुई, जो एक तरह से कह लीजिए आज तक विद्यमान है। तो इस प्रकार से आप देखोगे सिख धर्म में प्यूरिफाई करने के लिए निरंकारी आंदोलन, नामधारी आंदोलन, और एक तरह से सिंह सभा आंदोलन और अकाली आंदोलन को आप क्रमशः देखते रहो। तो आज हम लोगों ने प्रयास किया पूरा इसको समराइज करने का, समअप करने का। आप लोगों ने बड़ा पेशेंसफुली इसको सुना। टॉपिक थोड़ा सा लंबा था, उसको आप देख लेना, बढ़िया से नोट्स बनाना और वीडियो को पॉज करके, और ध्यान रखना इसमें। तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से आज सुना इसको, और आगे हम लोग जो टॉपिक लेके आएंगे उसमें हम लोग एजुकेशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को पढ़ेंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ मैं वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल ऑफ यू।